Hello students, I am Salendra Prajapati. I am going to start class 8 civics chapter first from the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। अभी भी हम लोग उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक जो नॉलेज था उसको समझ रहे थे। अब हम लोग इस वीडियो में बुक को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल्स, लॉ एंड प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच ए कंट्री इज गवर्न। देखिए क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक नियमों कानूनों सिद्धांतों की एक सेट होती है, एक बुक होती है जिसके अनुसार कंट्री गवर्नमेंट क्या करती है, चलती है। द रूल एंड लॉ आर स्पेशली क्रिएटेड। देखिए ये जो रूल और लॉ होते हैं स्पेशली किसके लिए क्रिएट होते हैं, वो नीड ऑफ द पीपल, जनता की आवश्यकताओं के अनुसार उस कंट्री में नियमों और कानूनों को बनाया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पज। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके कई पर्पज होते हैं, कई पर्पज से इसका निर्माण किया जाता है। तो जो इसका पहला पर्पज यह है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ले आवर सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिक नेचर ऑफ आवर सोसाइटी दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। देखिए जो पहला इसका पर्पज है, संविधान में हमारे कुछ ऐसे आदर्श निर्धारित किए हैं जिसके समाज की बुनियादी प्रकृति का निर्माण करते हैं, जिसे हम नागरिक के रूप में जीना चाहते हैं। देखिए यह क्या करता है, एक सर्टेन आइडियल जो आइडिया होती है, जो आदर्श होते हैं उसको यह क्रिएट करता है जिसके रूप में जो नागरिक होते हैं वो वहाँ पर क्या करते हैं, जीना चाहते हैं। जो दूसरा हमारा है वो यह है, द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड द नेचर ऑफ द कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए क्या बताता है कि संविधान में देश की राजनीतिक व्यवस्था की भी यह वर्णन करता है। नेचर ऑफ द कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था की भी क्या करता है या व्याख्या करता है। अगर दूसरे वर्ड में हम बात करें तो इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म। इसमें यह बताता है कि यह सरकार किस प्रकार बनेगी, हाउ टू विल बी फॉर्म गवर्नमेंट, सरकार किस तरह से बनेगी। अब देखिए हम एक दूसरी एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। एक हमारे बगल में जो कंट्री है नॉर्थ में, हमारे कंट्री के नेबर्स कंट्री हमारा है नेपाल। अब नेपाल के बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे कि नेपाल में किस तरह से वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ और वहाँ पर पहले क्या स्थिति थी। तो वहाँ पर रिसेंटली जो प्रारंभिक समय में वहाँ पर जो स्थिति थी, नेपाल वाज ए मोनार्की में होता है राजतंत्र, मोनार्की में होता है राजतंत्र। वहाँ पहले क्या था, राजतंत्र था। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल विच हैड बीन एडॉप्ट। देखिए जो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1990 में क्या हुआ, एडॉप्ट किया गया। रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। अब इससे यह निर्दिष्ट होता है कि वहाँ पर जो फाइनल अथॉरिटी कहाँ थी, वो राजा के हाथ में थी। संविधान था लेकिन फाइनल अथॉरिटी जो किसके हाथ में थी, वहाँ के राजा के हाथ में थी। अब वहाँ के जो लोग थे, पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल फाट फॉर सेवरल डिकेड्स टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी एंड इन 2006 दे फाइनली सक्सीड इन पुटिंग द एंड टू पावर ऑफ द किंग। अब देखिए वहाँ पर लोगों ने कई डिकेड मीन्स दशक तक वहाँ पर डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने मूवमेंट किया, लेकिन फाइनली 2006 में उन्होंने वहाँ पर राजा की पावर को हटाया और वहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना किया। जब उन्होंने डेमोक्रेसी की स्थापना किया तो उन्होंने 2007 में अंतरिम कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। मीन्स अंतरिम कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वहाँ पर गवर्नमेंट को चलाया और लास्ट में 15 जनवरी 2007 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने 15 जनवरी 2007 को वहाँ पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू इम्प्लीमेंट कर दिया। द ओवरथ्रो ऑफ मोनार्की नेसेसिटेट राइटिंग ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी ऑफ नेपाल। देखिए वहाँ पर
जो ये जरूरी था कि राजतंत्र को वहाँ पर हटा करके लोकतंत्र की स्थापना करना, विच नाउ इंक्लूड इन द एस्पिरेशन एंड होप ऑफ कॉमन पीपल ऑफ नेपाल एंड रिफ्लेक्टेड इट न्यू आइडेंटिटी एज ए डेमोक्रेसी। अब देखिए वहाँ पर नेपाल की आम जनता की आकांक्षाओं, इच्छाओं को शामिल करके वहाँ पर लोकतंत्र को एक नया रूप दिया गया या लोकतंत्र की एक नई पहचान बनाई गई। अब देखिए जो थर्ड सिग्निफिकेंस हमारा है वो ये है कि द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ। देखिए हमें अगला ये बताता है कि हमें खुद को अपने से सेव करने के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। दिस में साउंड स्ट्रेंज मीन्स होता है अजीब, बट वाट इज मीन्ट बाई इज दैट वी माइट एट टाइम फील स्ट्रांगली about एन issue that might go against our larger interest and the constitution help us guard against him। देखिए हम बताए हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है ताकि वह हमें खुद से बचा सके। ये बात सुनने में अजीब लग रही है, लेकिन इसका मतलब यह है कि हमें किसी मुद्दे पर कभी कभी दृढ़ता से विचार करना पड़ सकता है जो हमारे व्यापक हितों के खिलाफ हो, और संविधान हमें इस बात से बचाव में मदद करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, तीसरा सिग्निफिकेंस हो गया, तीसरा पर्पज हो गया। देखिए इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में जो लोग होते हैं, people may use their wealth, status, benefit or authority and start dominating member of their own community or the other community। देखिए जो हमारे सोसाइटी में लोग होते हैं वे अपनी संपत्ति, प्रतिष्ठा, विश्वास का उपयोग करके जो अपनी जो कम्युनिटीज होती है या जो दूसरी कम्युनिटीज होती है उसको वो डोमिनेट करना चाहते हैं या उसको ऊपर अधिकार, डोमिनेट अधिकार करना चाहते हैं। सच सिचुएशन कैन हैपन इवन द इन डेमोक्रेसी। देखिए यह जो सिचुएशन है डेमोक्रेसी में भी हो सकता है, वेयर द मेजॉरिटी कैन एक्सक्लूड द माइनॉरिटी। देखिए इसमें मेजॉरिटी में होती है जो बहुसंख्यक, जिनकी संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जो मेजॉरिटी होती है वह माइनॉरिटी को जो मेजॉरिटी होती है वह माइनॉरिटी को के ऊपर अधिकार कर सकती है या माइनॉरिटी को अपने वहाँ से निकाल सकती है। बिकॉज इंडिया हैज़ ए डाइवर्स पॉपुलेशन, क्योंकि इंडिया में देखिए डाइवर्स पॉपुलेशन है, सभी जगह अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी में होता है जिनकी संख्या कम होती है, तो यह जरूरी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हो वह जो अल्पसंख्यक हो उनकी अधिकारों की रक्षा किया जाए। माइनॉरिटी में अल्पसंख्यक होता है और उसके में क्या होता है, मेजॉरिटी में होता है बहुसंख्यक। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड सर्टेन राइट टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी अगेंस्ट द ऑपरेशन बाय द मेजॉरिटी। देखिए हमारा संविधान जो है कुछ अधिकारों की गारंटी देता है कि बहुसंख्यक के दमन में अल्पसंख्यकों की रक्षा किया जाए, ठीक है, ताकि कोई बहुसंख्यक जो है वह किसी अल्पसंख्यक के अधिकारों का हनन न करने पाए या उसको निकालने न पाए या उसको किसी तरह परेशान करने न पाए। आप लोग देखे होंगे कि ऐसे बहुत से जगह होता है जहाँ पर अगर बहुसंख्यक रहते हैं तो वो किसी न किसी तरह से जो माइनॉरिटीज पीपल होते हैं उनको क्या करते हैं, वो परेशान करते हैं, बार बार निकलने की धमकी देते हैं, भगाने की धमकी देते रहते हैं। तो इस तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। अगला है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया. इट ले डाउन द फ्रेमवर्क डिफाइनिंग द फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल, इस्टैब्लिश द स्ट्रक्चर, procedure, power and duty of the government institution and secure the fundamental rights, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन. देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वह इंडिया में क्या एक सुप्रीम पावर है और यह फंडामेंटल जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल होते हैं, इस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर, प्रोसीजर, पावर और जो ड्यूटीज होती है, ये जितने चीज़ें हैं वह गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के मीन्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल हैं, जो स्ट्रक्चर है, प्रोसीजर है, पावर है, ड्यूटी है, इसको क्या करता है वो डिफाइन करता है. और एंड सिक्योर द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल एंड मौलिक अधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व एंड द फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य की भी यह व्याख्या करता है. तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम आफ्टर द इंडिया लिव्ड थ्रू अबाउट 200 ईयर्स ऑफ कॉलोनियल रूल. देखिए जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है वह लगभग 200 वर्ष जो कॉलोनियल रूल के बाद फ्रेम्ड किया गया. अब इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने रखा. द फ्रीडम स्ट्रगल, द नेशनल मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ कंट्री एंड स्पिरिट ऑफ द कम्युनल वायलेंस वर फॉरमोस्ट इन द माइंड ऑफ लीडर्स. देखिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लीडर्स थे उनके माइंड में ये चीज़ें थी कि हम लोग इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएं ताकि भविष्य में हमें इस तरह का फ्रीडम स्ट्रगल न करना पड़े और न तो कोई नेशनल मूवमेंट करना पड़े और इस तरह देश का बंटवारा भी न हो सके, ताकि जो कम्युनल वायलेंस हो रहे हैं, जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, उससे देश को बचाया जा सके. द मेन एम वाज टू गिव इंडिया ए कॉन्स्टिट्यूशन विच वुड fulfill a cherished ideals of the people of the country and the establishment of a democratic society. देखिए जो इसका मेन एम था, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम यह है कि वह लोगों के जो आदर्श को सजोए, चेरिश में सजोना और इस कंट्री में लोगों में डेमोक्रेटिक सोसाइटी की स्थापना कर सके. फाइनली ऑन 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण किया गया जिसके चेयरमैनशिप थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिसको मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था. डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वह ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, वो चेयरमैन थे. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक ऑलमोस्ट 3 ईयर. हम बताए थे कि इसमें 3 ईयर दिया है, नियर आउट दिया है, जबकि हम कितना बताए थे 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज जो था वो रियल में उस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगा था. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन कब बनकर तैयार हो गई ऑन 26 जनवरी 1950 को. ऑन दैट डे इंडिया बिकम ए रिपब्लिक, और इस दिन इंडिया का हो गया एक रिपब्लिक हो गया. कल की वीडियो में पढ़ाया जाएगा इसके जो मेन फीचर है.